हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी वर्ग 2 साइंस की हमारी सेकंड क्लास रहेगी और इससे पहले हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है जिसमें हम टॉपिक के आधार पर आपके सिलेबस को डिस्कस यहाँ पर करते हैं। तो ब्रह्मांड जो आपका फर्स्ट टॉपिक दिया गया है, जिसने भी उसकी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है ज़रूर देख लें। यदि आप एक क्लास मिस करेंगे, जैसे फर्स्ट क्लास मिस कर दी, सेकेंड क्लास देख ली, तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि यदि आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है तो क्लास फर्स्ट से ही देखनी होगी। ठीक है, तो यदि आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। वहाँ हमने बताया था कि जो ब्रह्मांड होता है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और किस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, सारी चीज़ें। ठीक है, पिछली बार जैसे पूछ लिया था कि जो ब्रह्मांड है इसका अध्ययन किस भूगोल के अंतर्गत तो किया जाता, लेकिन किस भूगोल के अंतर्गत, तो उसका राइट आंसर था भौतिक भूगोल के। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर बता रखी हैं कि आपका भौतिक भूगोल क्या होता है, मानव और भूगोल का अध्ययन, जो मानव है उसका भूगोल के अंतर्गत अध्ययन कब से प्रारंभ किया गया, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये हमारी क्लास सेकेंड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ब्रह्मांड है ये आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बने हुए थे पिछली बार वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ब्रह्मांड के संबंध में कई संकल्पनाएं और सिद्धांत दिए गए हैं। अब आप कहेंगे संकल्पना और सिद्धांत में क्या अंतर होता है, तो आपको बता दें कि जो संकल्पनाएं होती हैं ये अवधारणा होती है। क्या होती है? अवधारणा मात्र। क्या होती? अवधारणा। मान के चलिए आपसे किसी ने कह दिया कि ऐसा हुआ था, कई वर्षों पहले ऐसा हुआ था, आपको एग्जैक्ट उसका पता नहीं होता है, तो ये आपकी संकल्पनाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे आपके सिद्धांत हैं, तो सिद्धांत जो नियम के तौर पर आपको पढ़ने को मिलेंगे और इसको सही मान लिया जाता है, तो वो सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सिद्धांतों को कि जो हमारे जो ब्रह्मांड है इसके बारे में क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं। और ये जो सिद्धांत हैं काल क्रमानुसार ही लिए गए हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि जो ब्रह्मांड के संबंध में सिद्धांत दिए गए हैं, तो इनमें जो भूगोलवेत्ता हैं आपके, या जो खगोलवेत्ता हैं, उनका क्रम बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके कहीं से भी पूछ सकते। जब पिछली बार ऐसे क्वेश्चन बने थे तो इस बार तो कंपटीशन और ज़्यादा है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो एक कालक्रम के अनुसार ही आपको याद रखनी है। सबसे पहले टॉलमी महोदय का भूकेंद्रीय सिद्धांत, इन्होंने दिया था, टॉलमी ने, जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब इन्होंने क्या ये भूकेंद्रीय सिद्धांत होता है, तो इसके बारे में जानेंगे हम कि सर्वप्रथम वर्ष 140 ईस्वी, ये आपको याद रखना है। कब? 140 ईस्वी में। और ये याद रखना है कि जो टॉलमी है वो कहाँ के थे, तो यूनान के थे। कहाँ के? यूनान के। यूनानी खगोलवेत्ता टॉलमी के द्वारा विश्व का अध्ययन किया गया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले किस खगोलवेत्ता के द्वारा विश्व का अध्ययन किया गया, तो टॉलमी के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर टॉलमी ने ही भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया। तो क्वेश्चन सेकंड बनेगा या आपका यहाँ से कि जो भूकेंद्रीय सिद्धांत है या जियोसेंट्रिक थ्योरी है वो किसने दी, तो टॉलमी ने दी। अब ये क्या कहलाता है? भूकेंद्रीय। भूकेंद्रीय का मतलब ही है कि जो पृथ्वी जो है वो विश्व के केंद्र में रही होगी। ठीक है, नाम से ही आपको याद रख लेना है, भूकेंद्रीय। भू भूमि यानी पृथ्वी केंद्र में स्थित रही। तो इस सिद्धांत का मतलब यही है कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में थी तथा सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते थे। ठीक है, ये किसने कहा था? टॉलमी ने। फिर इनका जो सिद्धांत है इसके संबंध में एक दूसरा सिद्धांत, इनके विरोध में कह सकते हैं हम, दूसरा सिद्धांत आया और उसमें क्या कहा गया कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य विश्व के केंद्र में है और पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो इसका विपरीत सिद्धांत भी पूछ सकता है आपसे। तो याद रखिए, भूकेंद्रीय सिद्धांत टॉलमी ने, इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है वो विश्व के केंद्र में है और सूर्य उसका चक्कर लगाता है अन्य ग्रहों के साथ में। ठीक, नेक्स्ट सिद्धांत आया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। तो ये भी नाम से स्पष्ट है। अब याद रखिए कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? कोपरनिकस ने दिया। कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी है आपकी वर्ष सन 1543 ईस्वी में। अब ये याद रखिए कि कोपरनिकस कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। ठीक है, पोलैंड के हैं कोपरनिकस। इन्होंने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। ये भी नाम से ही स्पष्ट, सूर्य केंद्रीय सूर्य केंद्र में स्थित है विश्व के, और पृथ्वी जो है और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, और यही थ्योरी जो है सही मानी गई। ठीक है, अब जो कोपरनिकस है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आधुनिक खगोलिकी का जनक किसे माना जाता है, तो वो कोपरनिकस को ही माना जाता है। तो ये नोट पॉइंट भी आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, यदि आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपके नोट्स यहाँ से तैयार हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक से हम बिल्कुल हाई लेवल तक का यहाँ पर
देख लेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें। तो ये दो सिद्धांत आपके स्पष्ट हुए क्या? सबसे पहला हो गया आपका टॉलमी का भूकेंद्रीय सिद्धांत और कोपरनिकस का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। बस आप पूरा ही नाम याद रखिए, ठीक है, ये नहीं कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत या भूकेंद्र, याद पूरा रखिए। कोपरनिकस का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, टॉलमी का भूकेंद्रीय सिद्धांत। और सूर्य केंद्रीय मतलब सूर्य केंद्र में होगा, पृथ्वी अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे होंगे, और भूकेंद्र का मतलब भू यानी पृथ्वी केंद्र में है और अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं केपलर का ग्रहीय गति के नियम, ये तो आपने पढ़े ही होंगे। केपलर के जो हैं इन्होंने बताया था कि जो आपके प्लेनेट्स होते हैं वो किस तरह से मोशन करते हैं, किस तरह से गति करते हैं। तो इनका पूरा नाम है जोहानस केपलर। इन्होंने सबसे पहले स्पष्ट किया था कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं वो बिल्कुल गोलाकार नहीं होते, बल्कि वो कैसे होते हैं, दीर्घवृत्तीय अर्थात अंडाकार एलिप्टिकल होते हैं। तो ये भी याद रखिए कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं उनका पथ कैसा है, दीर्घवृत्तीय। क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अंडाकार एलिप्टिकल होता है, ठीक है। एक इसने कहा था केपलर ने। तो नाम पूरा याद रखना है, केपलर के ग्रह के गति संबंधी नियम, कि ग्रह कैसे गति करते हैं, ठीक। तो ये 3 हो गए क्या आपको याद? आप रिवाइज करते हुए चलें, एक बार मन में सोच लें कि हमने आगे क्या पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है गैलीलियो। गैलीलियो का टाइम काल ये दिया गया है, याद रखिए। और ये कहाँ के थे? इतालवी थे, ठीक है। खगोलवेत्ता गैलीलियो ने अपने समकालीन केपलर के विचारों का इन्होंने समर्थन किया। मतलब जो गैलीलियो थे इनने इनका समर्थन किया था केपलर का। किसके लिए? कि जो ग्रह हैं वो दीर्घवृत्त अंडाकार पथ पर घूमते हैं, इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार किया। अब ये याद रखिए, एक होती है आपकी परावर्तक दूरबीन और एक होती है अपवर्तक। तो ये दोनों में अंतर है कि अपवर्तक कभी पूछ लेता है, अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने। गैलीलियो ने ही बृहस्पति ग्रह के जो चारों ओर ग्रह और सूर्य कलंक और सूर्य धब्बे का पता लगाया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, गैलीलियो ने ही बताया कि सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा जो हमारा प्रेक्सिमा सेंचुरी है वो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गैलीलियो के बारे में याद रखिए। कौन कौन सी? अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार, इन्होंने ही बताया कि बृहस्पति ग्रह के चारों ओर जो ग्रह हैं मतलब उपग्रह होते हैं, सूर्य कलंक क्या होता है, सूर्य धब्बे का पता इन्होंने लगाया। और इन्होंने ही बताया था कि सूर्य का निकटवर्ती तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब किसने बताया कि सूर्य का निकटवर्ती तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी है? तो वो किसने? गैलीलियो ने। और इन्होंने जो है केपलर के जो ग्रह संबंधी नियम है उसका समर्थन भी किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूटन। न्यूटन के बारे में आपने पढ़ा होगा। इनका टाइम काल आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो तैयारी भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो 1642 से 1727। न्यूटन जो है वो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता। इनका पूरा नाम है आइजक न्यूटन। इन्होंने सन 1668 में परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया। तो अपवर्तक दूरबीन किसने दी? गैलीलियो ने। परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने। याद रखिए, ठीक है। हाईलाइट करते हुए चलेंगे ये जो क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट है हर्शेल महोदय। हर्शेल ने वर्ष 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोलवेत्ता, ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। हर्शेल ने दूरबीनों की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया। तो मतलब जो दूरबीनों की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले कौन है? हर्शेल हैं। और इन्होंने बताया था कि जब दूरबीन के माध्यम से अंतरिक्ष का अध्ययन किया और देखा वहाँ पर, तो इन्होंने क्या बताया कि विश्व जो है वो केवल सौरमंडल तक सीमित नहीं। हम क्या मानते हैं कि जो विश्व है वो हमारे सौरमंडल तक ही सीमित है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो हमारा विश्व है वो सौरमंडल तक सीमित नहीं, बल्कि सौरमंडल जो है वो स्वयं आकाशगंगा नामक तारा निकाय का अंश मात्र है, मतलब एक छोटा सा अंश है किसका? तो इस अध्ययन के पश्चात मानव ने ब्रह्मांड की असीमित व्यापकता को देखा। मानव यहाँ समझ पाया कि जो ब्रह्मांड है वो सौरमंडल तक नहीं बल्कि अन्य स्थानों तक फैला हुआ है, ठीक है। ये किसने कहा था? हर्शेल ने। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हब्बल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछली बार एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आप वहाँ देख सकते हैं। पूछा गया था आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का नियम किसने दिया है? तो ये आपके हब्बल महोदय ने दिया था। इनका टाइम काल 1889 से 1953। ये अमेरिका के हैं खगोलवेत्ता, ठीक है। इनका पूरा नाम है एडविन पी हब्बल। एडविन नहीं, एडविन है, ठीक है, याद रखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो एडविन पी हब्बल ने 1925 ईस्वी में, कब? 1925 में बताया था इन्होंने। ये डेट भी याद रखिए, आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो 1925 ईस्वी में बताया कि जो हमारी आकाश गंगा जो दुग्ध मेखला हमारी मिल्की वे है, ये मिल्की वे की तरह अन्य आकाश गंगाएं हैं। आपने पढ़ा होगा कि केवल एक आकाश गंगा हमारी दुग्ध मेखला नहीं, बल्कि इसकी तरह लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। ठीक है। इसके बाद वर्ष 1929 में हब्बल ने अपने परीक्षणों के आधार पर साबित भी किया था कि आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में स्थिर नहीं, मतलब एक जगह पर स्थित नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, और जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ रही है उनके भागने की गति भी तीव्र हो रही है। इसे आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का नियम कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ए बन जाता है, आकाश गंगाओं को प्रतिसरण का नियम किसने दिया? हब्बल ने। कब दिया? 1925 में। और एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि जो हब्बल ने ये आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का नियम दिया है, इससे सहमत नहीं थे, वो व्यक्ति कौन है? मतलब उन्होंने कहा था कि यदि इस तरह से दूरी बढ़ती जाएगी तो 125 करोड़ वर्ष बाद क्या होगा कि जो आकाश गंगाएं हैं इतनी तेजी से प्रतिसरण करेंगी, इतनी तेजी से एक दूसरे से दूर भागेंगी कि उन्हें देख पाना असंभव हो जाएगा और हमारी पृथ्वी का ही अंत हो सकता है। ठीक है। तो इसका जो है विरोध किया था, उनका नाम है आइजक एसिमोव। याद रखिए, यहाँ हम लिख देते हैं आइजक एसिमोव। आइजक एसिमोव, इन्होंने इनके इस मत का विरोध किया था। ठीक है, एसिमोव। तो ये याद रखिए हब्बल का आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का नियम। नेक्स्ट है आपके डॉपलर विस्थापन। ये क्या है? तो आकाश गंगाएं दूर भाग रही, ये तो पता लग गया था, तथा विश्व का लगातार विस्तार हो रहा है। यह किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है। तो ये हुए आपके कुछ सिद्धांत, एक बार आप इसे रिकॉल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलना है ताकि आप भूलें ना। सबसे पहले टॉलमी का भूकेंद्रीय सिद्धांत। टॉलमी ने कहा था कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है, सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य केंद्र में है और जो पृथ्वी है और अन्य ग्रह जो हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं। केपलर ने बताया कि जो ग्रह गति करते हैं वो दीर्घवृत्त या अंडाकार पथ पर गति करते हैं। गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार किया और इन्होंने ही बताया कि सूर्य का निकटवर्ती तारा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इन्होंने ही जो है बृहस्पति ग्रह के चारों ओर जो उपग्रह हैं, सूर्य कलंक, सूर्य धब्बे के बारे में बताया। नेक्स्ट न्यूटन ने परावर्तक दूरबीन के बारे में बताया। नेक्स्ट हर्शेल ने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है या जो हमारा अंतरिक्ष है वो केवल सौरमंडल तक सीमित नहीं, बल्कि जो है सौरमंडल स्वयं ही आकाश गंगा निकाय का एक मात्र अंश है। तो ब्रह्मांड की असीमित व्यापकता को कैसे देखा मानव ने, किसके माध्यम से? तो हर्शेल ने बताया था। ठीक है। नेक्स्ट हब्बल के आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का नियम। नेक्स्ट है डॉपलर विस्थापन। तो इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि जो विश्व का लगातार विस्तार हो रहा है और आकाश गंगाएं दूर कैसे हो रही हैं। ठीक है। तो ये हुए कुछ सिद्धांत। अब रही संकल्पनाएं। तो संकल्पना में जैसे आपको बता दें, संकल्पना में सबसे पहली महाविस्फोट सिद्धांत जो होता है, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट साम्य अवस्था या सतत सृष्टि का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है आपका दोलन संकल्पना, स्फीति संकल्पना। तो ये नेक्स्ट सेशन में हम देख लेंगे ताकि आपको इतना याद रहे और आप सारी चीज़ें कवर करते हुए चलें। ठीक है। इसके पहले जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। फर्स्ट क्लास में आपको क्या बताया था ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है इसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। फिर वर्तमान भूगोल के जनक कौन है, क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आपको जो विश्व या ब्रह्मांड होता है उसकी डेफिनेशन बताई थी और ब्रह्मांड में दूरी मापने की इम्पोर्टेंट इकाइयाँ, जहाँ से हर बार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका कंप्लीट होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई थी और इससे क्वेश्चन क्या बनता है ये भी आपको बता दिया था। तो ये दोनों क्लासें आप ज़रूर से देख लें और यदि सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।